आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट्स लिगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 मैथमेटिक्स जनवरी 2022 को। आपकी स्क्रीन पर सारे थंबनेल्स दिख रहे हैं क्लास 9 के वीडियोस के मॉडल एक्टिविटी टास्क जनवरी 2022 को। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 मैथमेटिक्स जनवरी 2022 को। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट्स लिगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट तो जरूर कीजिएगा। देखिए, जनवरी 2022 का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क है वह 20 मार्क्स का है और जो पहला क्वेश्चन है वह MCQ टाइप क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए इंग्लिश वर्जन में, और इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरित किया हुआ क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है -2/3 संख्या है। यह किस प्रकार का संख्या आपको बताना है, नेगेटिव इंटीजर है या होल नंबर है या नेचुरल या रेशनल नंबर है। तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या या अखंड संख्या या प्राकृतिक संख्या या एक परिमेय संख्या। तो देखिए 2/3 या इस तरह का फ्रैक्शन में जो भी रहे सब परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। संख्या देख लीजिए, इस तरह से संख्या दिया गया है और आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो सही उत्तर होगा, देख लीजिए स्क्रीन पर टिक किया हुआ आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखकर समझिए। तो सही ऑप्शन होगा असीम तथा अनावर्त दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो देखिए ये समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा, किंतु रेकरिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 1 का 3, पाई और ई हैं क्या है, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या नॉन एल्जेब्राइक इरेशनल नंबर। तो सही उत्तर होगा अ बीजगणितीय परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हो जाता है एल्जेब्राइक और दूसरा हो जाता है नॉन एल्जेब्राइक। नॉन एल्जेब्राइक जो है उसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं, जिसको ट्रांसेंडेंटल, ठीक है, इरेशनल नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पाई है या ई है इसको अबीजगणितीय परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं कमेंट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, जो ट्रांसेंडेंटल होता है वह कभी 0 नहीं होता है, ये सब चीज़ सब आपको याद करके रखना ही होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सही और गलत बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है 0.36, उसके ऊपर में देखिए आवर्त दिया गया है। ठीक है, या 0.36 बार बार दोनों में। तो यह क्या है, एक शुद्ध आवर्त दशमलव है, प्योर रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, 0 को p/q आकार में प्रकाशित किया जा सकता है, जहाँ पर q 0 नहीं होता है। तो यह भी सही हो गया, क्योंकि 0 मतलब क्या लिखते हैं, 0/1 हम लोग लिखते हैं ना। तो p/q के रेस्पेक्ट में हम लोग 0 को दिखा सकते हैं। ग नंबर देखिएगा, सभी पूर्ण संख्या अखंड संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो गलत हो गया। देखिए रेशनल नंबर को जब हम लोग चार्ट में दिखाते हैं तो उसमें आपको याद होगा जो समूह होता है, जो चार्ट तैयार हो जाता है, एक तरह का बॉक्स जिसको बोलेंगे, तो सभी पूर्ण संख्या ही परिमेय संख्या ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख के आपको पता चल जा रहा है कि होल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, 0, और उसके बाद जितना भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ये सारे चीज़ आ जाते हैं किसमें, अखंड संख्या में। तो पूर्ण संख्या कौन है, माइनस वाला या और उसके साथ में ये सारे। तो पूर्ण संख्या के भीतर में, इंटेजर्स के भीतर में ही कौन है, अखंड संख्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि दो उदाहरणों की सहायता से दिखाओ कि दो पूर्ण संख्याओं का भागफल पूर्ण संख्या भी हो सकता है और नहीं भी। तो हम लोग दो उदाहरण ले लिए। देखिए, 15 को 7 ने भाग दिया तो 15/7 हो गया, 19 को 2 ने भाग दिया तो 19/2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस जगह में और इस जगह में कि फ्रैक्शन तैयार हो रहा है, मतलब यह क्या है, पूर्ण संख्या नहीं हो रहा है। ठीक है, यह क्या हो जा रहा है, भिन्न में तैयार हो जा रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या तैयार हो जा रहा है। ठीक, तो पूर्ण संख्या तैयार नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया कि दो पूर्ण संख्याओं का भागफल भिन्न संख्या में मिलती है, भिन्न संख्या मिलती है, अतः दो पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस चीज को हम लोग बता दिए। फिर और दो उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, इसमें हम लोग बता सकते हैं इसको। 14 को 2 ने डिवाइड किया तो आप देखिए कितना पा रहे हैं, 7, और फिर 18 को 9 ने डिवाइड किया तो आप पा रहे हैं 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो पूर्ण संख्याओं का भागफल पूर्ण संख्या मिलती है। ठीक है, अतः दो पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव पूर्ण संख्या भी हो सकती है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह 2 मार्क्स करके है, तो आप ऊपर वाला ही हिस्सा लिख के भी दिखा सकते हैं या फिर पूरा कंप्लीट करके दिखाइएगा तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख नंबर का सॉल्यूशन देखिए, इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे -4 होल स्क्वायर का मान कितना होगा, तो -4 होल स्क्वायर मतलब -4 गुना -4 कितना हो जाएगा, 4 4 16, माइनस माइनस प्लस। आप याद कीजिए, चिन्हों का गुणनफल जब हम लोग याद करते हैं तो माइनस गुना माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो इसीलिए 14 हो गया यहाँ पे। फिर 14, यहाँ पे 16 दिया गया तो 16 का वर्गमूल निकालना है आपको, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि वर्गमूल का चिन्ह है संख्या के धनात्मक वर्गमूल को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ना कि नकारात्मक को, नेगेटिव को नहीं, पॉजिटिव को। तो यहाँ पे √16 का मान कितना हो गया, वर्गमूल 16 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होगा। मतलब दो इरेशनल नंबर को लेकर अगर आप गुना करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए कि उदाहरण के तौर पे √3 और √3 दोनों संख्या है, √3 उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देख लिए 3 मिल गया। 3 क्या है, अपरिमेय संख्या तो नहीं है, यह परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो परिमेय संख्या भी मिल सकता है, किंतु वही √5 और √3 ले लेंगे तो √15 होगा, तो वह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे साबित कर रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्या, √3 गुना √3, देखिए √3 होल स्क्वायर मतलब केवल 3 हो गया। यहाँ √3 अपरिमेय संख्या है जबकि 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव या सर्वदा अपरिमेय संख्या नहीं होगी या नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें 3 क्वेश्चन थे 2 नंबर करके, तो 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जिसमें आपके पास 4 4 8 नंबर है 2 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस चीज को आपको सही से समझते हुए जाना है। देखिए यहाँ पर पेंसिल और कंपास की मदद से, स्केल की मदद से आपको संख्या रेखा पर √3 को अंकित करना है, उसको प्लेस करना है। ठीक है, आप देखिए, देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको अगर नहीं समझें तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे 0 दे दीजिए और इस साइड में 1 और यहाँ पर 2, इस तरह से एक प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो इसी को अलग कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यह वाला पॉइंट हो गया O, यह वाला हो गया A, इस तरह से। अब यहाँ पे जितनी दूरी है यहाँ से
इस वाला हिस्सा का 1 इकाई हो गया, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग यहाँ से भी 1 इकाई तैयार कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कंपास की मदद से हम लोग उतना ही काट लेंगे और यहाँ पे इस तरह से तैयार कर लेंगे। या फिर आप सीधा समझें तो यहाँ पे कंपास की मदद से ऐसे करें, फिर इधर करें और ये 90 डिग्री का इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको इसके साथ में ज्वाइन कर देंगे। तो यह मेरा कितना हो गया बी, और यहाँ पर जो बी है ए बी, वह भी 1 इकाई हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने सबसे पहले एक लकीर खींच लिए नंबर लाइन के लिए, संख्या रेखा के लिए, जिसमें 1 0 1 2 लिख लिए, प्लेस कर दिए कि पहला वाला पॉइंट हो गया 0, दूसरा वाला हो गया 1, तीसरा वाला हो गया 2, या ओ ए इस तरह से प्लेस कर दिए, ठीक है। अब ए बिंदु पर आप लंब खींचे, तो लंब 90 डिग्री का कोण बना के आपने 1 इकाई का ही ले लिया। अब ओ और बी को मिला दिए, ए और बी को मिलाने के बाद में आप 90 डिग्री का कोण तो बना ही चुके हैं ना ए बिंदु पर। तो बी जो कटा वहां से आपको ओ के साथ मिला देना है। तो आपने देख लिया ओ ए बराबर कितना हो गया, 1 इकाई मान लिया था। ए बी जो है 1 इकाई हम लोग कंपास की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाने से हम लोग को मिल गया। तो ओ बी जो हो गया कर्ण हो गया। चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो पिथागोरस के प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर। यह देखिए ओ बी, ओ ए क्या हो गया आधार, और ए बी हो गया लंब, ठीक है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सबकी वैल्यू बैठा दिए। देखिए 1 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 1 होल स्क्वायर मतलब 1 होता है, यहाँ पे भी 1 होता है, 1 1 मिलकर 2 हो गया। तो ओ बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। तो ओ बी इक्वल टू कितना हो गया, √2 इकाई। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह वाला जो हिस्सा है कितना हो गया, √2 हो गया। यहाँ तक आपको समझ लेना होगा, क्योंकि अगर यहाँ तक आप नहीं समझे तो आपको नेक्स्ट पार्ट जो है उसको समझने में दिक्कत होगी। अगर अभी तक आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, उन्हें भी एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में पता चले और उन्हें भी मदद मिले। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप ओ बी का वैल्यू √2 निकाल लिए हैं, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ओ बी इक्वल टू √2 निकाल चुके हैं। आप बी बिंदु पर देखिए, ओ बी का बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे कंपास की मदद से, सेम उसी तरह से जैसे हम लोग पहले किए थे, ठीक है। कंपास को बी पे रखेंगे, चाप खींचेंगे, फिर इसी तरह से, फिर यहाँ पे इस बिंदु से ऊपर जैसे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं उसी तरह से बनाते हुए ऊपर में खींच लेंगे। और इसकी दूरी पहले की तरह ही या लंबाई 1 इकाई मानकर काट लेंगे, ठीक है। ओ के साथ में इसको ज्वाइन कर देंगे, तो डी मान लेते हैं इस बिंदु को, ठीक है। तो डी मान लिए हम लोग, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किया मैंने, पहले हम लोग निकाल चुके थे ओ बी हम लोग निकाल चुके थे, इस कलर में लिखे हैं तो इसीलिए इसको √2 यहाँ पे दिखा देते हैं, √2। अब बी बिंदु पर फिर कंपास की मदद से हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाए और बी डी को 1 इकाई ही काट लिए कंपास की मदद से, याद रखिएगा, कंपास पेंसिल की मदद से, स्केल की मदद से कर लेने के बाद में बी डी को 1 इकाई माने हैं, काट लिए। जहाँ पे डी हुआ उसको बी डी के साथ, ओ डी के साथ ओ और डी को मिला दिए। तो देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ओ बी के ऊपर बी डी लंब अंकित किया गया, जहाँ पे बी डी को हम लोग कितना मान लिए, 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई मान लिए यहाँ पर, और ओ और डी को मिला दिया गया। अब आप देखिए ज्यों ही हम लोग इसको मिला लेते हैं, मिलाने के बाद में हम लोग के पास क्या पता चल रहा है, फिर यह समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। देख लीजिए ओ बी डी, तो यहाँ पे ओ डी क्या हो गया, कर्ण हो गया,
ये वाला हिस्सा कर्ण हो गया, यह वाला हिस्सा लंब हो गया, और ये वाला हिस्सा आधार हो गया, हुआ ना। तो इसी सोच को लेके पिथागोरस प्रमेय को हम लोग इस्तेमाल करेंगे समकोण त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ओडी होल स्क्वायर या ओडी स्क्वायर इक्वल टू बी ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। तो ओबी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए √2 यहाँ पे बैठा दिए। बीडी का वैल्यू हम लोग 1 ही माने थे, एक इकाई, तो यहाँ पे 1 लिखे। तो कितना हो गया, 2 + 1 मिलकर 3 हो गया। तो क्या बोलेंगे, ओडी इक्वल टू √3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ लेना होगा, ओडी इक्वल टू √3 इकाई। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, ओ बिंदु को केंद्र मानेंगे। ये जो बिंदु है ओ, उसको केंद्र मानकर हम लोग अब क्या करेंगे, ओडी की लंबाई लेंगे। ओडी मतलब √3। ओ को केंद्र मानकर ओडी की लंबाई लेकर हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धचाप खींचेंगे या चाप खींचेंगे, जो संख्या रेखा को एक बिंदु पर काटेगा, और जिस बिंदु पर काटेगा वहीं से ओ की जो दूरी होगी संख्या रेखा पर, वही कहलाएगी √3 की वैल्यू। मतलब √3 कहाँ पे प्लेस हो गया, उस संख्या रेखा के उस प्लेस में प्लेस हुआ। अब आप कंपास को लेकर इसी प्लेस में आइए, और इस प्लेस में आकर आप क्या कीजिएगा, कंपास की मदद लीजिए, और उसके बाद में कलर चेंज करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी रेखाखंड खींची जा रही है। देखिए, ओडी ओ पे रखिए, ओडी की लंबाई लीजिए और चाप खींचिए। इस तरह से जब चाप खींचिएगा तो ये आके यहाँ पे कट करेगा। इस बिंदु का नाम आपको देना पड़ेगा, मान लेते हैं हम लोग क्यू दे रहे हैं। यही बिंदु हो गया जहाँ पर √3 रहता है, मतलब 1 और 2 के बीच में। ठीक है, कौन सा प्लेस है, क्यू, जहाँ पर √3 को आप प्लेस किए। तो इस तरह से कंपास की मदद से आपको चाप खींचना है और दिखाना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखें, बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओडी के समान अर्धव्यास लेकर एक चाप लिया या खींचा, जो संख्या रेखा को क्यू बिंदु पर काटता है। इसलिए ओडी बराबर कितना हो गया, √3। तो √3 को संख्या रेखा पर अंकित करके क्यू बिंदु मिला, इसलिए क्या हो गया, ओडी बराबर √3 इकाई हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाते हुए दिखा दीजिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। किंतु याद रखना है कि यहाँ पे इसको पेंसिल की मदद से ही बनाना है। ठीक है, इस तरह से बनाते हुए आपको दिखा देना है। ऐसे नहीं है कि इसको 2-2 बार बनाएंगे, यहाँ पे भी बना लिए इधर भी बना लिया, ऐसा नहीं। इस जगह में तो इस चीज़ को बना ही लेना है, √2 निकालने के लिए, ओ बी इक्वल टू √2। अब उस हिस्सा को छोड़ दीजिए, फिर से नया से यहाँ पे बना लीजिए, या फिर आप चाहें तो उसी जगह ही कैलकुलेशंस करके इस चीज़ को फाइनल ड्राइंग को दिखा सकते हैं। 2 बार कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है ख नंबर या नंबर 2 जिसको बोलेंगे, 4 का, यह भी 4 मार्क्स का है। इसमें दिया गया संख्या रेखा पर 13/6, 14/6, 15/6 को दिखाना है। आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करके देख लेना है। 13/6 मतलब कितना हो गया, 2.1/6, मतलब 2 + 1/6। मतलब क्या हुआ, 2 के बाद में संख्या रेखा में अगर खींचते हैं इस तरह से तो 1 2, तो 2 के बाद में जो भी हो रहा है यहाँ पर, यही हिस्सा देखिए, यही हिस्सा 6 पार्ट में बट रहा है ना। तो 1/6, 1/6, 1/6 इस तरह से चलता जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना है यहाँ पे, क्योंकि इस चीज़ को अगर नहीं समझते हैं तो आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत होगी। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने ऐसे लिखा है, देख लीजिए ध्यान से इसको। उसके बाद में हम लोग मान लिए ओ बी इक्वल टू, देखिए ओ ए इक्वल टू 1 इकाई, ए बी इक्वल टू 1 इकाई, फिर बी सी इक्वल टू 1 इकाई, फिर सी डी इक्वल टू 1 इकाई। मतलब ओ से लेकर ए की दूरी हो गई 1 इकाई, ओ से लेकर बी की दूरी हो गई 2 इकाई, ओ से लेकर सी की दूरी हो गई 3 इकाई, ओ से लेकर डी की दूरी हो गई 4 इकाई, इस तरह से। अब मुझे बी में आना है, मतलब 2 के बाद में आना है, देखिए। तो इसीलिए मेरा यूज़ करने वाला प्लेस यही वाला हो गया। ठीक है, तो इसी को मैं यूज़ करूँगा,
क्यों? क्योंकि 2 के बाद में 13/6 आता है। तो BC को 6 बराबर भागों में बांट लिया गया। क्यों बांट लिया गया? क्योंकि आप समझ गए हैं कि 2 and 1/6 है, इसीलिए, ताकि BP बराबर BQ बराबर QR बराबर RS बराबर ST बराबर TC इक्वल टू 1/6 हो। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। उसके बाद में देखिए 12/6 ये वाला, अगर इसको आप पकड़ेंगे तो ये कितना होगा? 12/6। 12/6 मतलब 2। फिर यह वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 13/, ठीक है, 13/6। ये वाला हो गया 14/6। फिर ये वाला हो गया 15/6। तो आपको तो इन्हीं 3 रेखाओं को, 3 बिंदुओं को दिखाना था, 3 संख्याओं को ही दिखाना था। क्वेश्चन में इसी तरह का बोला हुआ है। आपके पास 17, 16, 17, 18, 18 मतलब यहाँ पर देखिए 18/6 मतलब 3 हो रहा है ना? तो इस चीज़ को आपको नहीं दिखाना है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए आप इतना ही तक करके दिखा दीजिए, बस बात खत्म। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसको बिना प्रैक्टिस किए आप नहीं कर पाएंगे, सीधी बात यह है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए। उसके बाद में ये यह संख्या रेखा हो गई, इसी को आपको बना के दिखाना है। ये नहीं बना के दिखाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से आप सही से बनाइए, इसको दिखा दीजिए नंबर लाइन को। उसके बाद नीचे में लिखिए इस तरह से, इसलिए 13/6, 14/6 तथा 15/6 परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करके P, Q तथा R बिंदु प्राप्त हुए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क जनवरी 2022 क्लास 9 मैथमेटिक्स। इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।